हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह। देखिए, आज हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर इस सेशन सत्र 2021-22 के अंदर पार्ट 1 का जो सिलेबस है, हमारी बुक समष्टिगत अर्थशास्त्र 12th क्लास में आपको पता है 2 बुक हैं, एक समष्टिगत अर्थशास्त्र है और दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। समष्टिगत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में के लिए 2021-22 में पार्ट 1 में जो सिलेबस आ रहा है, जो लेसन आ रहे हैं, आज मैं अभी आपको इसमें बताता हूं कि क्या क्या आना है। तो आपके नॉलेज के लिए छोटा सा हम आपको बताते हैं कि यूनिट नंबर 2 आ रही है, जिसमें 2 लेसन हैं, मुद्रा और बैंक। ये 2 लेसन यूनिट सेकंड से आ रहे हैं, मुद्रा और बैंक। एक यूनिट नंबर 4 आ रही है, जिसमें लेसन है सरकारी बजट, और यूनिट 5 आ रही है, जिसमें 2 लेसन हैं, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर माने तो 5 लेसन आपको आ रहे हैं पार्ट 1, जो अभी आपका नवंबर दिसंबर में पेपर होने वाला है। उसमें ये 5 लेसन आएंगे, मुद्रा, बैंक, सरकारी बजट, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। इन सभी पर MCQ क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर 40 मार्क्स की ये बुक है, आपकी ध्यान रखिए, 40 मार्क्स की ये बुक है। और इस बार के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 18 मार्क्स की है, ध्यान रखिए 18 मार्क्स। याद रखिए, ये जो 40 मार्क्स हैं उसमें से पार्ट 1 में 18 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि 22 मार्क्स सेकंड बुक के। याद रखिए इस बात को कि इस बार के लिए 18 मार्क्स जो हैं वो इस बुक के हैं, 22 मार्क्स भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो 18 मार्क्स में ये बुक आएगी, आपको 5 लेसन आएंगे। अब हम आपके साथ ये सारे लेसन एक एक करके शेयर करेंगे, आपको स्टडी कराएंगे इनके पूरे चैप्टर्स की, और आप अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है MCQ बेसिस पर रखिए। हम आपको डिटेल में बात बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस ज्यादा रखना है, बड़ी बड़ी थ्योरी लर्न करनी नहीं है। अब आपको सिर्फ MCQ बेसिस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टॉपिक का मोटिव समझना है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स की स्टडी लेनी है, ये बात आप समझ कर चलिए। तो अब मैं आपके साथ आज जो शुरू करूंगा वीडियो में, वो बैंक चैप्टर को पहले कराऊंगा। मुद्रा एक छोटा सा चैप्टर है, ये हम आपको बाद में कराएंगे। पहले मैं आज आपके साथ बैंक लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आपके साथ, मैं जैसे कहा आपसे कि लेसन स्टार्ट करते हैं बैंक। अभी हमने आपसे बात की कि बैंक का हमारा ये टॉपिक रहेगा, और बैंक जनरली आप देखिए, एक मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो मेन टॉपिक है, वो लेसन है, वो है बैंक। बैंक जनरली 2 प्रकार के होते हैं। हमारे इस 12th क्लास की स्टडी के लेवल पर हमें इतना पता, वैसे बैंक कई तरीके के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बैंक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय बैंक, एक सेंट्रल बैंक इंग्लिश में कहते हैं हम इसको। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में RBI, आपने नाम सुना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, नोटों पर नाम लिखा होता है RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत में केंद्रीय बैंक है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक देश में सिर्फ एक ही होता है, याद रखिए, और भारत में इसका नाम RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरे बैंक होते हैं वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक कहिए आप इन्हें, व्यापारिक बैंक कहिए आप इन्हें व्यावसायिक बैंक कहिए। जैसे आप जानते हो SBI, ICICI, PNB, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे वाणिज्य बैंक आपने नाम सुने होंगे, सिटी बैंक।
प्राइवेट बैंक भी होते हैं, और वाणिज्य बैंक जो है प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। आरबीआई बेसिकली सरकार के कंट्रोल में रहता है, स्वायत्त संस्था है वैसे ये, लेकिन माना सरकार की तरफ से जाता है। वाणिज्य बैंक निजी भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। हमारे इस लेसन में 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वाणिज्य बैंक के कार्य, वाणिज्य बैंक का मीनिंग, ये सब सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में वाणिज्य बैंक से जुड़ी एक साख निर्माण प्रक्रिया है, वो हम अभी करेंगे। लेकिन बेसिकली चैप्टर के अंदर केंद्रीय बैंक, आपको केंद्रीय बैंक से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने हैं। केंद्रीय बैंक क्या है, उसके कार्य क्या हैं, और उसकी एक प्रक्रिया है साख नियंत्रण की, वो हम समझेंगे। वाणिज्य बैंक की भी एक टॉपिक है जिसका नाम है साख निर्माण प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर इस बैंक के लिए मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं हल्की सी, कि इस लेसन में 3 टॉपिक रहेंगे। केंद्रीय बैंक और उसके कार्य, दूसरा वाणिज्य बैंक की साख निर्माण, और केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण। 3 टॉपिक रहेंगे इस लेसन के अंदर। हम यहाँ पर आपके साथ शुरू करेंगे। पहला टॉपिक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, ये आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है। केंद्रीय बैंक और उसके कार्य। आपने जनरली केंद्रीय बैंक आरबीआई का नाम सुना हुआ है। हम आपको बताते हैं कि जनरली केंद्रीय बैंक का मीनिंग है एक शिखर संस्था। मैं आपको साफ साफ बताऊं, आप भी कहते हो केंद्रीय बैंक, जब हम बात करें आरबीआई तो लोग कहते हैं टॉप बैंक, ये तो हेड है। तो ये हेड ही केंद्रीय बैंक को देश की मौद्रिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था का शिखर कहा जाता है। लिखा है यहाँ पर हमने, मौद्रिक व्यवस्था की शिखर संस्था, टॉप संस्था है। पूरी मौद्रिक व्यवस्था में सबसे ऊपर केंद्रीय बैंक होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है, जनरली अगर आप इसकी परिभाषा को समझना चाहें तो ये देश के लिए नोट छापता है। नोट छापना, मुद्रा जारी करना, आप देखते हो भारत के नोटों पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित, तो आरबीआई के द्वारा नोट छापे जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो मुद्रा जारी करना इसका एक बड़ा कार्य है। और तीसरी बात इसके मीनिंग को समझने के लिए ये है कि देश के अंदर जो साख है, उधार है, ऋण दिए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने का भी काम होता है, साख को नियंत्रित करना। कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो केंद्रीय बैंक एक मौद्रिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था की शिखर संस्था है जो नोट जारी करती है और साख का नियंत्रण करती है। फिर से एक छोटी सी परिभाषा यही है कि केंद्रीय बैंक एक शिखर संस्था है, मौद्रिक व्यवस्था में शिखर संस्था जो नोट जारी करती है और साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब आप इसके कार्यों के अंदर एक बात नोटिस कर लीजिए, थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि केंद्रीय बैंक देश में सिर्फ एक ही होता है। वाणिज्य बैंक देश में बहुत सारे होते हैं, केंद्रीय बैंक देश में सिर्फ एक होता है। और हर देश का केंद्रीय बैंक, हर देश में जो केंद्रीय बैंक हैं वो लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक जो काम करता है, आरबीआई जो काम करता है, वही अमेरिका का केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक उसका नाम है, वो भी यही काम करता है। हर देश का केंद्रीय बैंक वही काम, एक जैसे काम करता है। इसलिए हम एक समझ लीजिए कि ग्लोबल आइटम पढ़ रहे हैं केंद्रीय बैंक। ये कोई पर्सनल इंडिया के आरबीआई की स्टडी नहीं है, ये केंद्रीय बैंक की स्टडी है जो हर देश में होता है और एक जैसे कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के मोटे तौर पर 7 कार्य होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय बैंक के 7 कार्य होते हैं। अब हम एक एक करके इन कार्यों की डिटेल को समझेंगे। एमसीक्यू लेवल है, आप ध्यान रखिए, हर कार्य का छोटा छोटा पॉइंट पकड़िए, समझिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य, जैसे कि मैंने बताया कुल मिलाकर 7 कार्य हैं, उसमें पहले कार्य पर हम अपना
डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़िएगा। पहला कार्य है मुद्रा जारी करना। हमने परिभाषा में बताया केंद्रीय बैंक, कई लोग तो कहते हैं इसलिए कि केंद्रीय बैंक बना है नोट जारी करने, नोट छापने का काम करता है केंद्रीय बैंक। कई लोगों की परिभाषा यही होती है कि केंद्रीय बैंक वो है जो नोट छापता है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है नोट जारी करना, मुद्रा जारी करना, या इसे एक और नाम दिया जाता है मुद्रा प्राधिकारी। मुद्रा की अथॉरिटी है ये, क्योंकि ये देश के लिए नोट छापता है। हमारे देश में जो नोट छपते हैं 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, 2000 रुपए का, वो सभी नोट केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, छापे जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है लेकिन आपको, कि नोट जारी करने में जब मैंने बताया अभी आपको कि 2 रुपए, 5 रुपए सभी नोट वो जारी करता है, लेकिन सिक्के और 1 रुपए का नोट, सिक्के और 1 रुपए का नोट केंद्रीय बैंक आरबीआई जारी नहीं करता है। 1 रुपए का नोट सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिए, आपको ऑप्शन आएगा कि सिक्के कौन जारी करता है भारत के अंदर, या 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। आप देखिएगा कभी 1 रुपए के सिक्के के ऊपर या 2 रुपए का सिक्का, जो 5 रुपए का सिक्का है, उस पर कई बार भारत सरकार लिखा होता है। तो ये ध्यान रखने का पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि देश में नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है, लेकिन सभी नोट जारी नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लें सत्य की तरह से ऑप्शनल, तो 1 रुपए का नोट सभी नोट नहीं जारी करता है। सिक्के और 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। बाकी के नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000, वो सब केंद्रीय बैंक जारी करता है, आरबीआई। तो चलिए, खास बात, देश में मैंने आपको बताया मुद्रा सिर्फ केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो मेन बात यह है कि मुद्रा जारी करने में एकाधिकारी है। यह ऑप्शन में ध्यान रखिए कि केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब कि देश में केंद्रीय बैंक के अलावा नोट और कोई जारी नहीं करता है, सिर्फ केंद्रीय बैंक करता है, वाणिज्य बैंक नोट जारी नहीं करते। याद रखिए इस बात को नोटिस करके। तो नोट जारी करने का काम सिर्फ केंद्रीय बैंक करता है, और नोट जारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नोट छपते हैं। नोट जारी करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक को, हर देश के केंद्रीय बैंक को एक सुरक्षित कोष रखना पड़ता है, जिसमें रखा जाता है सोना, विदेशी प्रतिभूतियां, मतलब विदेशी शेयर्स वगैरह, विदेशी प्रतिभूतियां और सोने का एक कोष रख के उसके बदले में नोट छापे जाते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि जितना कोष रखा जाता है उतने नोट छपते। पुराने लोग कहते हैं सोना रखना पड़ता है, उतने नोट छपते नहीं। सोने से कई गुना ज्यादा रखने होते हैं, सोने से कई गुना ज्यादा नोट छपते हैं। जितने ज्यादा छापोगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, याद रखें। जैसे आप समझते हो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो गोल्ड ज्यादा रखते हैं। हमारे जैसा देश गोल्ड कम रखता है, नोट ज्यादा छापता है, इसलिए वैल्यू थोड़ी कम रहती है। तो नोट जारी करने के लिए सोना और विदेशी प्रतिभूतियों का कोष रखा जाता है, खास बात। तीसरी बात, जो केंद्रीय बैंक नोट छापता है वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है, आप ऐसा नहीं है कि नोट के बदले सोना गवर्नमेंट ने रखा है, आप नोट लेकर जाओ और कहो जी भाई लो इसे चेंज करके दो गोल्ड में, ऐसा नहीं होता। ये नोट लेन देन के लिए होते हैं, अपरिवर्तनीय हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिए कि इसे सोने जैसी मुद्रा में बदला नहीं जाएगा किसी भी हालत में। केंद्रीय बैंक नोट छापता है, एक ही बैंक है, समझ आई ये बात कि नहीं? एक ही बैंक है, वो नोट छापता है, इसलिए मुद्रा में एक रूपता रहती है। हर जगह नोट एक जैसा है। आप इंडिया में जाइए, 500 का नोट हर जगह एक जैसा मिलेगा। फायदा है ये, अगर 2 या 3 बैंक नोट छापते तो हो सकता है नोटों में भिन्नता आ जाती। नोटों में एक रूपता रहती है तो लेन देन बड़ा आसान रहता है, अपरिवर्तनीय है। एक पॉइंट और है
जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है असीमित विधिग्राही। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, असीमित विधिग्राही मतलब ये होता है कि हर लेन देन नोट से होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इसको कहते हैं लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर, लीगल मनी है। हर लेन देन विधिग्राही मतलब कानून सम्मत, हर लेन देन इसी के अनुसार होगा, छोटे बड़े। अब इंडिया में अगर आपको कोई भी लेन देन करना है तो नोट रुपए में होता है, इसलिए से कहा जाता है हर लेन देन का लीगल टेंडर है। लीगली कुछ भी लेना देना अगर होगा तो वो उसी में होगा, और किसी चीज में लेन देन नहीं होता भारत में, सिर्फ होता है किसमें, मुद्रा में होता है, नोटों में, रुपए में होता है। तो 3-4 बातें आपको यहाँ बात खास ध्यान रखनी है कि एकाधिकारी है, कोष रखना होता है सोना और विदेशी प्रतिभूतियों का, याद रखिए सोने का और विदेशी प्रतिभूतियों का एक कोष रखना है, एक रूपता रहती है, एक ही बैंक छापता है, और असीमित विधिग्राही है, यानी हर लेन देन का आधार सिर्फ केंद्रीय बैंक का नोट होता है। 1 रुपए का नोट और सिक्के केंद्रीय बैंक जारी नहीं करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है ये। तो ये है पहला कार्य जिस पर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, सामने फोकस किया है मैंने आप। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम केंद्रीय बैंक के सेकंड कार्य पर चलते हैं, सरकार का बैंक एजेंट व सलाहकार। कई लोग कहते हैं कि केंद्रीय बैंक तो है ही सरकार का बैंक, ऐसा नहीं है। सरकार के लिए केंद्रीय बैंक काम करता है। केंद्रीय बैंक की स्थापना अपनी स्वायत्त संस्था है, याद रखिए, और ये सरकार के लिए काम करती है। कैसे, देखिए, सरकार के पास भी पैसा आता है करों से, सरकार अपनी सारी जमा केंद्रीय बैंक में रखती है, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक उसे ऋण भी देता है। वैसे इतनी जल्दी जरूरत पड़ती नहीं सरकार को, तो केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। जैसे हमने बताया ना, सरकार का बैंक, तो सरकार का बैंक इसी रूप में है कि वो सरकार की जमा रखता है, उसे ऋण देता है। सरकार के बैंक हैं, आपको पता है, सरकारी बैंक आपने नाम सुना हुआ है। सरकार के बैंकों के अकाउंट्स को भी देखरेख केंद्रीय बैंक करता है, ये लिखा है, सरकारी बैंकों के अकाउंट की देखरेख करता है। तो सरकार का तो पूरा बैंक है, सरकार के बैंकों को ये संभाल रहा है, सरकार की जमा रख रहा है, सरकार को ऋण दे रहा है। इसके अलावा सरकार का एजेंट है। एजेंट किस तरीके से होता है? एजेंट इस तरीके से है कि सरकार अपनी प्रतिभूतियां, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बाजार में बेचती है, खरीदती है। पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए सरकार को ये करना होता है, लेकिन सरकार कभी भी डायरेक्ट नहीं बेचती खरीदती। केंद्रीय बैंक एजेंट है। केंद्रीय बैंक सरकार के लिए उसकी प्रतिभूतियों को खरीदता है, बेचता है सरकार के कहने पर। जब सरकार को अपनी प्रतिभूतियां बेचनी हो तो वो केंद्रीय बैंक को देते हैं, आगे बेचो, खरीदनी हो तो केंद्रीय बैंक खरीदता बेचता है। तो सरकार का एजेंट है। सरकार को विदेशों से ऋण लेना हो, वापस करना हो, उसमें भी केंद्रीय बैंक एजेंट है। तो केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट की तरह से उसके लिए काम करता है। और केंद्रीय बैंक सरकार का सलाहकार भी है। सलाहकार कैसे है? सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, कई सारी नीतियां बनती हैं, उनके लिए वित्त चाहिए, वो सब फिर केंद्रीय बैंक से सलाह करना होता है, क्योंकि पैसा तो केंद्रीय बैंक को अरेंज कराना होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, लिखा है सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, आर्थिक, इन नीतियों में केंद्रीय बैंक सलाहकार है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो वाणिज्य बैंक है वो जनता के लिए ये काम करता है, लोग उसमें पैसे जमा कराते हैं, उसका एजेंट रहता है वाणिज्य बैंक, सलाहकार रहता है। ऐसे ही केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक अपनी सरकार के लिए एक बैंक है, एक एजेंट है और एक सलाहकार है।